Hello everyone and welcome back once again in the sessions of partnership accounting. Look, हम लोगों ने पार्टनरशिप से रिलेटेड 2 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं. फर्स्ट वन था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप और जो एक सेकेंड हम कवर कर चुके हैं वो हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर हम लोगों ने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का क्या असर होता है बुक्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग पर, ये हम टॉपिक कवर कर चुके हैं. और मैंने आपको बताया था कि दीज 2 चैप्टर्स आर वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बेस हैं, आधार हैं. जितना हम अब आगे मूव ऑन करते चले जाएंगे, अगर ये दोनों चैप्टर्स हमें क्लियर होंगे तो हमें आगे के फॉरवर्ड समझने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी. तो मुझे उम्मीद है कि जो अब मैं कुछ दिनों के गैप के बाद आपको पार्टनरशिप अकाउंटिंग का फिर से शुरू करवाने वाली हूँ, आपने उस टाइम के दौरान जितना मैंने वो 2 चैप्टर्स के बारे में आपको बताया था वो आपने ज़रूर रिवाइज कर लिया होगा. अगर आपने नहीं किया है तो काइंडली प्लीज़ जल्दी से जाइए और वो दोनों चैप्टर्स को, उनकी वीडियोस को अच्छे से देखिए, रिवाइज कीजिए, समझिए, सुनिए, ताकि आपको आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं वो बेटर तरीके से समझ में आ सकें. तो देखते हैं कि आज हमारे पास जो पार्टनरशिप है उससे रिलेटेड कौन सा नया टॉपिक दिया हुआ है. देखिए, आज है हमारे पास एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, यानी कि साझेदार का प्रवेश. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, a new partner can be admitted only with the consent of all the existing partners. देखिए, ये डेफिनेशन, वैसे तो आपको मीनिंग पार्टनरशिप का पता है, मैं आपको डायरेक्टली भी समझा सकती थी कि पार्टनरशिप में एक नए पार्टनर को क्यों एंटर किया जाता है या कब एंटर किया जा सकता है, लेकिन ये डेफिनेशन लिखना बहुत ज़रूरी था क्योंकि कई बार इस डेफिनेशन के बेस्ड पर क्वेश्चन आया हुआ है कि एक साझेदारी फर्म में, एक पार्टनरशिप फर्म में नए पार्टनर को कब एडमिट किया जा सकता है. तो इसका आंसर ये है, जब सभी साझेदारों की सहमति हो, जब सभी वर्तमान साझेदारों की स्वीकृति मिल जाए, तब ही नए पार्टनर को एंटर किया जा सकता है. तो इसलिए मुझे लगता है कि ये डेफिनेशन आपको बहुत ही क्लियर है, समझ आ गई होगी. मैं अब यहाँ पर कुछ थोड़ी सी डिस्कशन करना चाहूंगी कि एक नया पार्टनर जो है वो क्यों एंटर करवाया जाता है एक पार्टनरशिप फर्म में. देखो, जब हमें ज्यादा कैपिटल की जरूरत हो, क्योंकि ऑब्वियसली है कि जब एक नया पार्टनर आएगा तो वो अपना हिस्सा भी तो देगा ना, अपनी तरफ से भी तो कुछ योगदान देगा ना. या हमने अपने किसी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को, बहुत ही अच्छे तरीके से जो मेहनत कर रहा हो, काम किया हो, उसे हम साझेदारी में कन्वर्ट कर लें, मतलब एक तरीके से हम उसे साझेदार बना लें अपना, तो हम कहेंगे कि ये हमारी एक्सपेंशन हो गया पार्टनरशिप का, यानी कि नया पार्टनर एडमिट हो गया. जब हमें किसी ऐसे इंडिविजुअल की जरूरत हो जिसका मार्केट में बहुत ही नेम फेम है, मतलब बहुत ही रेप्यूटेशन है उसकी, तो उस रेप्यूटेड पर्सन को उसकी रेप्यूटेशन का बेनिफिट उठाने के लिए भी किसी नए इंडिविजुअल को, उस इंडिविजुअल को पार्टनर बनाया जा सकता है. तो इन कुछ केसेस में हम एक नया पार्टनर जो है वो ऐड कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं. ठीक है, अब ये है क्या, वैसे तो हम पढ़ चुके हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन के केस में, जो मैंने आपको पुनर्संगठन वाला कंसेप्ट लास्ट जो 2nd चैप्टर हमने किया है लास्ट वीडियोस के थ्रू, उसमें मैंने आपको बता दिया था कि पुनर्गठन क्या होता है. तो ये जो एडमिशन ऑफ पार्टनर है वो एक मोड है, वो एक तरीका है जिसके जरिए हम फर्म का पुनर्गठन कर सकते हैं. तो यह फर्म को पुनर्गठित करने का या फर्म का पुनर्गठन करने का एक तरीका है. ठीक है, आगे क्या है, दी एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड एंड न्यू वन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस. देखो, जो हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाला चैप्टर किया है वो भी तो एक रिकॉन्स्टिट्यूशन का ही तरीका था.
तो उसमें भी तो मैंने आपको यही बताया था ना कि जो पुराने वाला एग्रीमेंट होता है, जो एग्जिस्टिंग वर्तमान समझौता होता है, वो खत्म हो जाता है और नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली सब कुछ नया एग्जिस्टेंस में आता है। तो ऐसा ही कुछ कंसेप्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसीलिए बोला गया था कि उस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से समझिए। तो अब यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ है कि मौजूदा समझौता तो खत्म हो जाता है और एक नया समझौता जो है वो साझेदारों के मध्य लागू हो जाता है। अब देखते हैं कि जो नया पार्टनर बिजनेस में, पार्टनरशिप फर्म में एंटर करवाया गया है या जिसको एज अ न्यू पार्टनर एडमिट किया गया है, उसके क्या राइट्स होते हैं, उसके क्या अधिकार होते हैं। देखो, अगर मैं किसी बिजनेस में एज अ पार्टनर एंटर हूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए? मुझे जो फ्यूचर प्रॉफिट्स हैं, जो भविष्य के लाभ हैं, उनमें से हिस्सा मिलना चाहिए। तो इसलिए फर्स्ट राइट जो बनता है वो बनता है कि राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, फर्म के लाभों में से हिस्सा पाने का अधिकार। दूसरा क्या है? राइट टू शेयर दी एसेट्स ऑफ द फर्म, फर्म की संपत्तियों पर भी हमारा अधिकार हो जाएगा। ठीक है, अब याद रखना, अगर एसेट्स पर हमारा शेयर बन रहा है तो वैसे ही बिल्कुल उसी तरीके से एट द सेम टाइम हम लाइबिलिटीज के लिए भी लाइबल बन जाएंगे। ठीक है, इसमें भी कुछ ऐसा ही है, फर्स्ट पॉइंट में भी कुछ ऐसा ही है कि ये नहीं कि हम अगर प्रॉफिट्स में से हिस्सा ले रहे हैं तो अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, कुछ अगर और चीज स्पेसिफाइड नहीं है तो अगर प्रॉफिट्स के लिए शेयर लिया जा रहा है तो लॉसेस के लिए भी इक्वली वो शेयर लिया जाएगा। ठीक है, अदरवाइज कुछ और पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जितना अभी मैंने आपको ये इंट्रोडक्शन सा दिया एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का, वो आपको समझ में आ गया होगा। अभी फिर से थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही एक इंट्रोडक्टरी कंसेप्ट, व्हाट डज अ न्यू पार्टनर ब्रिंग इन दी फर्म? जो नया साझेदार फर्म में एंटर करवाया जाता है, शामिल किया जाता है, वो क्या लेकर आता है? वो दो चीजें लेकर आता है। ये दो चीजें आपने हमेशा याद रखनी है। एक तो वो अपने हिस्से की पूंजी लेकर आएगा यानी कि कैपिटल लेकर आएगा, और दूसरा वो अपने हिस्से की गुडविल लेकर आएगा यानी कि ख्याति लेकर आएगा। ये दो चीजें अभी से रट लो कि ये दो चीजें तो आएंगी ही आएंगी फर्म में। अब देखो, what are the adjustments to be made on the admission of a new partner? अगर एक नया साझेदार प्रवेश किया है साझेदारी फर्म में, तो उस वक्त क्या क्या समायोजन किया जाएगा, क्या क्या एडजस्टमेंट की जाएगी। देखो, ये जो मैंने टॉपिक्स लिखे हैं ना, एक्चुअली यही हमारे चैप्टर के सब टॉपिक्स हैं, यही हमारे इस चैप्टर के सब टॉपिक्स बनेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जब भी एक नया पार्टनर एंटर होगा, पुराना हमने बोला ना एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा और नया एग्जिस्टेंस में आएगा, तो बिल्कुल उसी तरीके से पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अब खत्म हो जाएगी। अब क्योंकि नया पार्टनर आया है, उसे भी उसका कोई शेयर देना है हमें, इसलिए अब नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एग्जिस्टेंस में आएगी। तो आप अब सीखोगे कि किस तरह से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट की जा सकती है। साइड बाय साइड वो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग वाले कंसेप्ट्स चलेंगे ही चलेंगे, तो वो आपको ऑलरेडी पहले से ही क्लियर करवाए जा चुके हैं। ठीक है, अब बात आती है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। गुडविल की वैल्यूएशन के कौन से मेथड्स हैं, ये हम कर चुके हैं। ठीक है, अब गुडविल की ट्रीटमेंट क्या होगी, वो सीधा डायरेक्टली हम इस चैप्टर में, मतलब मेथड्स नहीं समझेंगे, क्योंकि मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन वो एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन वाले वो सब हम समझ चुके हैं। हम अब यहाँ पर सीधा समझेंगे कि गुडविल की क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होनी चाहिए। वो गुडविल जो ये लेकर आया है नया पार्टनर, और वो गुडविल जो ऑलरेडी बिजनेस में मौजूद हो या वैल्यू की गई हो, उसकी ट्रीटमेंट क्या की जाती है। ठीक है, अब है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये भी आपको सारा का सारा करवाया जा चुका है कि पुनर्मूल्यांकन क्या होता है, तो ये कंसेप्ट भी हम सीधा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की फॉर्म में ही समझेंगे।
बिल्कुल इसी तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ये भी हम पहले की वीडियोस में कर चुके हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड अदर फ्री रिजर्व्स लाइक जनरल रिजर्व है या प्रॉफिट एंड लॉस का कोई बैलेंस है, ये सब हम कर चुके हैं। इसीलिए गाइस मैंने आपको बोला था कि वो 2 चैप्टर्स बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो नींव हैं, वो बेस हैं, वो आधार हैं। अगर आपकी नींव मजबूत नहीं होगी तो आपके लिए आगे के चैप्टर्स समझना मुश्किल हो जाएगा। लास्ट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन थोड़ा सा समझेंगे कि किस तरह से नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के आधार पर हम पार्टनर्स की कैपिटल के बैलेंसेस में कुछ एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो आई होप कि जो मैंने अभी आज आपको ये इंट्रोडक्शन सा दिया है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझेंगे सिर्फ हमारा पहला कंसेप्ट, यानी कि कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। देखते हैं कि अब इसमें हमें क्या बता रखा है। एक एक एडजस्टमेंट को अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अब है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। देखो इसके कुछ सब पॉइंट्स यहाँ पर मैंने लिखे हैं। वैसे ये जो कंसेप्ट है वो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के जरिए प्रैक्टिस करेंगे तो हमें ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहला है व्हेन ओनली द रेशो ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन। जब नए साझेदार का अनुपातिक हिस्सा ही हमें दिया हुआ हो तो उस केस में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे कैलकुलेट की जाती है। सेकेंड कंसेप्ट होगा व्हेन न्यू पार्टनर्स परचेजेज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम दी ओल्ड पार्टनर्स। जब जो नया साझेदार प्रवेश हो रहा है वो अपना हिस्सा पुराने साझेदारों से एक पर्टिकुलर रेशो में या एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में खरीदता है। और लास्ट केस जो हमें यहाँ बता रखा है वो है व्हेन दी सरेंडर्स मेड बाय ओल्ड पार्टनर्स इन दी फेवर ऑफ न्यू पार्टनर्स इज गिवन। देखो सरेंडर कर देने का मतलब क्या होता है? सरेंडर कर देना मतलब हथियार डाल देना, त्याग देना होता है। तो यहाँ पर है कि जब पुराने साझेदार अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा त्याग कर देते हैं नए साझेदार के पक्ष में, जब हमें इस तरह का कंसेप्ट दिया हो तो किस तरह से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट की जाएगी। हर केस में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को कैलकुलेट करने का तरीका कुछ अलग होगा, इसलिए हमें इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, एक बार आपको थोड़ा सा ऐसे लगेगा कि ये क्या है, लेकिन ये बहुत ही आसान है, ये बहुत ही ज्यादा आसान है। सिर्फ कुछ हल्के से ट्रिक्स हैं जो आपको समझने की जरूरत है। मैं आज आपको सिर्फ और सिर्फ अभी फिलहाल इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करवाऊंगी। बाकी के इसको कवर करने के लिए मैं एक्सक्लूसिवली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए हम एक क्वेश्चन देखेंगे कि जब हमें नए पार्टनर का अनुपातिक हिस्सा दिया हुआ हो, एक रेशो सी, एक फ्रैक्शन सा दिया हुआ हो, तो किस तरह से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, अब इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपनी वही डीके गोयल की जो बुक है उसका कौन सा पेज नंबर पर कौन सा क्वेश्चन मैंने लिया है। देखिए एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का ये पेज नंबर 4.139 है, इंग्लिश मीडियम की बुक है मेरे पास। और जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट लिया है आज। A and B are partners sharing profits in the ratio of 5:3। तो देखो ये कौन सी रेशो है? हम इस तरह के क्वेश्चंस जनरली पढ़ चुके हैं, तो ये ओल्ड रेशो है क्योंकि A और B पुराने पार्टनर्स हैं। ठीक है, C is admitted to the partnership for 1/4 शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट्स। अब C को एडमिट किया गया है, इसका मतलब C कौन है? C is the न्यू पार्टनर। ठीक है, अब जो न्यू पार्टनर है उसे कितना शेयर दिया गया है? 1/4। तो देखो ये रेशो की फॉर्म में या ये कह लो कि ये एक फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है। तो जब इस तरह से 1/4, 3/4, हाफ या
3/16, ये देखो जैसे अगले क्वेश्चन में 9/21 लिखा हुआ है। अगर इस तरह से फ्रैक्शंस की फॉर्म में आपको अगर शेयर्स दिए हुए हों तो किस तरह से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट की जाती है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट समझाऊंगी, आप सेकंड पार्ट खुद भी ट्राई कर देख सकते हो। ठीक है, अभी मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर बुक्स नहीं है तो आप इन क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। अब समझते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। मुद्दे की बात 2 है कि ए और बी पुराने पार्टनर्स हैं, सी नया पार्टनर है और ये 1/4 शेयर है। ठीक है, तो देखिए A/B ये है हमारे पास ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो A एंड B ओल्ड पार्टनर्स। अब अगर हम ओल्ड रेशो लिखें तो ओल्ड रेशो कितनी है? ओल्ड रेशो हमारे पास थी 5/3। ठीक है, अब देखो न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर कौन है? न्यू पार्टनर सी है। सीज शेयर, सी का शेयर कितना था हमारे पास? हमने अभी देखा था सी का शेयर था 1/4। ठीक है, जब इस तरह का कंसेप्ट हमें दिया हुआ हो तो क्वेश्चन को कुछ इस तरह से सॉल्व करना है कि आपने लेट दी टोटल शेयर ऑफ द फर्म इज इक्वल टू 1, इस तरह से मान लेना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है? आपने रिमेनिंग शेयर कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? रिमेनिंग शेयर। किस तरह से निकलेगा? देखो 1 टोटल शेयर था, 1 में से हमने सी का शेयर निकाल देना है। ये किसका शेयर है? सी का शेयर, मतलब नए पार्टनर का शेयर। जब हम नए पार्टनर का शेयर निकालेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो ये रिमेनिंग शेयर हमारे पास 3/4 निकल आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब देखो, अब इस पॉइंट की थ्योरेटिकल पॉइंट हमें क्या कहती है कि जब नए साझेदार का हिस्सा हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया हुआ हो तो जो पुराने पार्टनर्स होते हैं वो बचे हुए शेयर को अपनी पुरानी प्रपोर्शन में ही शेयर कर लेते हैं। इसका मतलब, अब इसे मैं प्रैक्टिकली अगर आपको समझाऊं, देखो अगर मैं थ्योरेटिकली वहां लिखकर समझा देती तो आपको समझ में नहीं आता। अब हम प्रैक्टिकली इस चीज को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा? ये मैंने बोला पुरानी रेशो के प्रपोर्शन में ही रिमेनिंग शेयर को शेयर कर लेना है इन दोनों पार्टनर्स ने। तो देखो ए का न्यू शेयर कितना आएगा? ए का पुराना हिस्सा कैसे निकलता है ये हम पिछली वीडियोस में समझ चुके हैं। 5 उसका शेयर है और दोनों को ऐड करके डिनोमिनेटर में आता होता है, वो शेयर बन जाता होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3/4 रिमेनिंग शेयर। बिल्कुल इसी तरीके से बी का न्यू शेयर कितना है? बी का न्यू शेयर निकलेगा बी की जो पुरानी रेशो थी मल्टीप्लाई बाय जो रिमेनिंग शेयर है, क्योंकि इस रिमेनिंग शेयर को हमने इस प्रपोर्शन में इन दोनों में बांट देना है। अब आपको कुछ नहीं करना, एक बार यहाँ पर कोई कटिंग या मल्टीप्लाई कुछ मत किया करो। कई बार इस तरह भी होता है कि कट होते हैं, लेकिन यहाँ तो हमें पता चल रहा है कि कुछ नहीं कट हो रहा, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कुछ इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कि अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर एक बार दोबारा से सी का शेयर भी लिखेंगे। सी का शेयर था 1/4, ये देखो 1/4। अब 2 तरीके हैं, या तो आप लिखो न्यू रेशो इज इक्वल टू A/B/C, या तो आप इस तरह से लिख लो कि 15/32 रेशो 9/32 रेशो 1/4। अब एलसीएम लेकर सॉल्व कर लो। 32 एलसीएम है
तो यहाँ 15 ही रह जाएगा, यहाँ 9 ही आ जाएगा, और यहाँ अगर सॉल्व करोगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, अगर इस तरह से नहीं तो आप चाहे यहाँ पर भी कर सकते हो कि भाई इनके डिनोमिनेटर्स सेम है, तो क्यों ना मैं इसका डिनोमिनेटर भी सेम कर दूं। तो मैथ्स में जैसे हम करते थे कि उसी रकम से ऊपर मल्टीप्लाई और उसी रकम से नीचे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास उसी डिजिट से, तो 8/32 बिल्कुल वही आंसर आ गया। ठीक है, सो व्हाट इज आवर न्यू रेशो, हमारी जो न्यू रेशो निकली, देयरफॉर वो क्या निकली, वो निकली 15:9:8। अगर मैं आपको आंसर चेक करवाऊं, या आप अगर पिछली वीडियो रिवाइंड कर देख सकते हो कि जो क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था, उस क्वेश्चन में आपको इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया हुआ था। सो गाइज, आई होप कि आपको ये पर्टिकुलर वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको आज का ये जो छोटा सा टॉपिक मैंने आपको समझाया है वो समझ में आया होगा। तो स्टे ट्यून्ड, आप कीप वॉचिंग, आपको आगे बहुत कुछ इस पर्टिकुलर चैप्टर में सीखने को, समझने को मिलेगा। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।